हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 12। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें हैं। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124, 147, 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जबकि संविधान के भाग 6 में ही अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की है। भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज्य पद्धति में न्यायालय को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। भारत सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफ़ी अहम हैं। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। फर्स्ट है नियुक्ति का तरीका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से करता है। यह नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है कार्यालय की सुरक्षा। न्यायाधीशों के कार्यालय की सुरक्षा संविधान द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है संचित निधि का भार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा सभी प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेवा और शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी प्रकार की सेवा और शर्तों को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। इनकी सेवा शर्तों को केवल वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त और किसी भी समय में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है न्यायाधीशों के आचरण। भारतीय संसद न्यायाधीशों के आचरण को लेकर नियम नहीं बना सकती और ना ही बहस कर सकती है। सिक्स पॉइंट है सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 7 पॉइंट है अवमानना पर दंड। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई न्यायालय की अवमानना करते हुए पाया जाता है तो न्यायालय उसे दंड दे सकता है। यह उसके पद, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। 8 पॉइंट है स्टाफ नियुक्ति करने की स्वतंत्रता। भारत के न्यायालय अपने अधिकारों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी न्यायपालिका स्वयं करती है। 9 पॉइंट है
न्यायपालिका के न्याय के क्षेत्र में कटौती। संसद को उच्चतम न्यायालय में न्याय क्षेत्र का काम कम करने, न्याय क्षेत्र को कम करने तथा शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। हालांकि संसद इनके न्याय क्षेत्र तथा शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। 10 पॉइंट है कार्यपालिका से अलग। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य लोक सेवाओं में क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करती है। इसका अर्थ हुआ कि कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत एक साथ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में, 1862 में। इसके बाद इलाहाबाद 1866 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि बनाकर 2 या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन या उसकी अधिकारिता में वृद्धि एवं कमी कर सकती है। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हैं। कितने हैं? 24, 24। वर्ष 1966 से दिल्ली संघ शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा तथा संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। 7 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता 2 राज्य या संघ शासित क्षेत्रों पर है। उच्च न्यायालय का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायमूर्ति में और ऐसे अन्य न्यायमूर्तियों से मिलकर बनेगा जिन्हें भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के विषय में संविधान मौन है, कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। अनुच्छेद 224 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्यभार में अस्थायी वृद्धि एवं बकाया कार्यों को निपटाने के लिए यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है तो वह 2 वर्षों से कम समय के लिए कार्यकारी तथा अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है तथा सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से संबंधित मामले में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो उच्च न्यायालय की बैठकों में बैठने तथा कार्य करने का आग्रह कर सकेगा और उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियाँ, अधिकारिता तथा सभी विशेषाधिकार उसको प्राप्त होंगे तथा कार्य के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्तों के वे हकदार होंगे। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और इसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए उच्चतम उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में अंतरण। अनुच्छेद 229
उच्च न्यायालयों के अधिकारी, सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात तथा साझा राज्यों के मामलों में संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित राज्यों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद होती है। वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से ही हो सकती है और इसी निर्णय से वर्ष 1998 में एक व्यवस्था दी गई जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय परामर्श मंडल एडवाइजरी बोर्ड की सहमति से हो, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और इनके परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। 13 अप्रैल 2015 को इस प्रक्रिया में परिवर्तन लाया गया। केंद्र सरकार ने परामर्श मंडल के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया, परंतु 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने इस आयोग को असंवैधानिक घोषित कर परामर्श मंडल को जारी रखा। न्यायाधीश की योग्यता। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में कहीं भी न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित न्यायाधीश की शपथ के प्रारूप के अनुसार संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने तथा अपनी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात के बिना पालन करने तथा संविधान व कानून की मर्यादा बनाए रखने का प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक 15वें संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी, अपने पद पर बने रह सकते हैं। इनका पद निम्नलिखित कारणों से भी इससे पहले रिक्त हो सकता है। किस कारण से रिक्त हो सकता है यानी खाली हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंपकर, और यदि आयु से संबंधित मामला हो तो राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श कर फैसला लेता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। यह अनुच्छेद 217 में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, यदि नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में हो गई हो या फिर किसी उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया हो। जब स्थानांतरण हो जाता है तब वह ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता यानी कंपैस्टरी अलाउंस
वेतन के अतिरिक्त जो संसद निर्धारित करे और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित हो पाने का हकदार होगा। स्थानांतरण से संबंधित मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना अनिवार्य है और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अपनी राय उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश एवं जहां से स्थानांतरण हो रहा है वहां के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद ही दे सकता है। वर्ष 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि स्थानांतरण करने में लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखना है, न कि दंड स्वरूप की भावना को, तथा वर्ष 1954 से उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरण की प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ला दिया गया है, जिससे हस्तांतरण में निरंकुशता की जांच की जा सके। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों तथा पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है और नियुक्ति के उपरांत इसके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल वित्तीय आपात की स्थिति छोड़कर इनके वेतन एवं भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2.5 लाख कर दिया गया है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख प्रति माह कर दिया गया है। इनका वेतन पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कर सकता है जो मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्य का पालन करेगा, परंतु यह तभी संभव है जब संबंधित न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्य के पालन से असमर्थ हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो। तब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? संविधान ने उच्च न्यायालय को विभिन्न शक्तियां व क्षेत्राधिकार दिया है। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय के समान है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की व्याख्या करता है तथा राज्य में अपनी भूमिका अधीक्षण तथा सलाहकारी के रूप में निभाता है। उच्च न्यायालयों का गठन स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था, अतः इनके क्षेत्राधिकार यथावत बने हुए हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत क्षेत्राधिकार वही रहने का उपबंध कर दिया गया है जो स्वतंत्रता से पहले था, यानी हमारी आज़ादी से पहले जो इसका क्षेत्राधिकार बनाया गया था वही क्षेत्राधिकार है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की निम्नलिखित न्यायिक शक्ति है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आरंभिक अधिकारिता, सेकंड है न्यायाधीश अधिकारिता, थर्ड है पर्यवेक्षण अधिकारिता, फोर्थ है अभिलेखीय अधिकारिता, फिफ्थ है अपीलीय अधिकारिता, सिक्स्थ है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अधिकारिता और सेवंथ है न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता। उच्च न्यायालय के कुछ अन्य क्षेत्र पर भी अधिकारिता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र पर है? संसद के कार्य, सेकंड है राज्य विधानमंडल के कार्य, थर्ड है एकत्व अभिलेख, फोर्थ है संवैधानिक व्यवस्था, फिफ्थ है भारतीय पेनल कोड 1860, सिक्स्थ है न्यायिक कार्यवाही कोड 1973 और सेवंथ है सामान्य नागरिक कार्यवाही बोर्ड 1908। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और स्थान कहाँ कहाँ है? मुंबई में 1862 में,
प्रादेशिक कार्यक्षेत्र क्या रहा? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। स्थान कौन सा है? मुंबई, जिसका पीठ क्या था? नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। सेकंड है कोलकाता, 1862 में। पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कोलकाता इसका पीठ है। पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, 1862 में। तमिलनाडु और पुडुचेरी जिसे कहते हैं पंडिचेरी को, चेन्नई में, जिसकी पीठ है मदुरई। इलाहाबाद, 1866। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ में न्यायपीठ। कर्नाटक, 1884। कर्नाटक, बेंगलोर, धारवाड़ और गुलबर्गा में सर्किट बेंच। पटना, 1916। बिहार, पटना। जम्मू कश्मीर, 1928। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू। गुवाहाटी, 1948। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। गुवाहाटी पीठ क्या है? ईटानगर, आइजोल और कोहिमा। उड़ीसा, 1948। उड़ीसा यानी ओडिशा, कटक में। राजस्थान, 1949। राजस्थान, जोधपुर पीठ क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश, 1956। मध्य प्रदेश, जबलपुर पीठ क्या है? ग्वालियर और इंदौर। केरल, 1956। केरल, लक्षद्वीप, एर्नाकुलम। गुजरात, 1960। गुजरात, अहमदाबाद। दिल्ली, 1966 में। दिल्ली। पंजाब और हरियाणा, 1966 में। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पीठ क्या है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, 1971। हिमाचल प्रदेश, शिमला। सिक्किम, 1975। सिक्किम, गंगोट। झारखंड, 2000। झारखंड, रांची। छत्तीसगढ़, 2000। छत्तीसगढ़, बिलासपुर। उत्तराखंड, 2000। उत्तराखंड, नैनीताल। मणिपुर, 2013। मणिपुर, इम्फाल। मेघालय, 2013। मेघालय, शिलोंग। त्रिपुरा, 2013। त्रिपुरा, अगरतला। तेलंगाना, 2019। तेलंगाना, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश, 2019। आंध्र प्रदेश, अमरावती। तो ये थे आपके कुछ नाम। कुछ न्यायालयों के परिवर्तित नाम। फर्स्ट पॉइंट है, असम और नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम वर्ष 1971 में बदलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय कर दिया गया। सेकंड है, मैसूर उच्च न्यायालय का नाम वर्ष 1973 में बदलकर मैसूर उच्च न्यायालय का नाम वर्ष 1973 में बदलकर क्या कर दिया गया था? कर्नाटक उच्च न्यायालय किया गया। थर्ड पॉइंट है, पंजाब उच्च न्यायालय का नाम वर्ष 1966 में बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। उच्च न्यायालय की अधिकारिता। उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं निम्नलिखित है। आरंभिक अधिकारिता, उच्च न्यायालय को निम्न मामलों में आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्राप्त है। फर्स्ट है, राजस्व से संबंधित मामले। सेकंड है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले। थर्ड है, संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद में। फोर्थ है, संविधान की व्याख्या संबंधी मामले में। फिफ्थ है, वसीयत, विवाद, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामलों में। सिक्स्थ है, केवल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई उच्च न्यायालय को 2000 या अधिक राशि या इस मूल्य की संपत्ति के अभियोग सुनने का मूल अधिकार प्राप्त है। न्यायाधीश रीट निकालने की अधिकारिता। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों में निम्न रीट निकाल सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। इससे संबंधित मामले में कोई भी व्यक्ति सीधा न्यायालय में जाकर शरण ले सकता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकारों से संबंधित मामलों में भी आदेश दे सकता है।
जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में ही आदेश दे सकता है। चंद्र कुमार 1997 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि रीट का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए संविधान के मूल ढांचे जैसा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पर्यवेक्षीय अधिकारिता। संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने न्यायिक क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का सैन्य न्यायालय को छोड़कर पर्यवेक्षण कर सकता है तथा अन्य मामलों में उन्हें वहां बुला सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है, उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखों, सूची व कार्य की उपलब्धता तथा फीस की सारणी का स्थिर रख सकता है, जिसमें शरीफ, क्लर्क, अधिकारी एवं कानूनी कार्य करने वालों का शुल्क निर्धारित होता है। पर्यवेक्षीय मामले में उच्च न्यायालय की शक्ति व्यापक है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए इसकी कुछ विशेष शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग वह प्राकृतिक न्याय का विरोध, कानून में बाधा, न्यायिक क्षेत्र के विस्तार आदि के लिए करता है। अभिलेखीय अधिकारिता। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, जिसके कारण इनकी कार्यवाही व निर्णय एक साक्ष्य के रूप में रहते हैं तथा न्यायालयों में इनकी कार्यवाही व निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जाएगा और इन्हें एक कानून की तरह माना जाएगा। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। अवमानना दीवानी या फौजदारी दोनों ही हो सकती है तथा सामान्य मामलों में निर्णय, निर्देश तथा किसी भी तरह की न्यायालय की कार्यवाही की अवहेलना और आपराधिक मामलों में न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, न्यायिक प्रशासन के किसी अन्य मामले में हस्तक्षेप करना तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना शामिल है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।